आज हम देखने वाले हैं फंक्शंस इन C++ को। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। फंक्शन को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक कोर कंसेप्ट माना जाता है, इसलिए यहाँ पे मैं फंक्शन को काफ़ी डिटेल में समझाने वाला हूँ। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए, बट आप क्या करें, इस वीडियो में बने रहें। आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। फंक्शन क्या होता है हमारे पास? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज यूज टू परफॉर्म एन एक्शन। फंक्शन क्या है? हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसे हम किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। तो हम चलते हैं डेव C++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। फंक्शन की डेफिनेशन में हमने देखा था कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज यूज टू परफॉर्म एन एक्शन। फंक्शन क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड है। तो मैं क्या करता हूँ, मेन फंक्शन से बाहर आके यहाँ पे बनाता हूँ एक ब्लॉक। तो करली ब्रैकेट को मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड किया। इसे हम क्या कहते हैं? ब्लॉक कहते हैं। अगर इसके अंदर मैं कोड लिखूंगा तो इसे हम कहेंगे ब्लॉक ऑफ कोड। ओके हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाता हूँ A एंड B के नाम से, एक थर्ड वेरिएबल बनाता हूँ सम के नाम से। ओके हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, यूज़र से दो नंबर्स लेता हूँ, इंटर टू नंबर्स। यूज़र क्या करेगा, दो नंबर्स इंटर कराएगा, उन्हें मैं रखा लूँगा A एंड B के अंदर। ओके हो गया। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि इन दोनों नंबर्स का सम लूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा सम A प्लस B। A प्लस B का सम होगा और वो चला जाएगा सम वाले वेरिएबल के अंदर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस सम को यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, एक ब्लॉक बनाया और उसके अंदर कुछ कोड लिखा। ओके हो गया। इसे हम क्या कहेंगे? ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसे हम यूज करते हैं कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है? हम एडिशन करा रहे हैं दो नंबर्स की। ओके हो गया। तो इस ब्लॉक को पहचान के लिए हम एक नाम दे देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ऐड और उसके आगे लगा देता हूं पैरेंथेसिस। ओके हो गया। तो अब हम इसे क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। ओके हो गया। फंक्शन क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड है जिसे हम किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो मेन क्या है, हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, मेन से पहले इंट। इंट क्या है? रिटर्न टाइप है। यहाँ पे हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न 0 करा रहे हैं। 0 क्या है? एक इंटीजर वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे मैंने रिटर्न टाइप रखा हुआ है इंट। बट अगर हम इस फंक्शन के अंदर देखें, जो हमने खुद से फंक्शन बनाया है, उसके अंदर हम कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे। अगर हम कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे तो यहाँ पे रिटर्न टाइप हमारे पास होगा void। ओके हो गया। हमने यहाँ पे ऐड वाला फंक्शन तो बना दिया, बट कंपाइलर इस फंक्शन को फिलहाल एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, मेन फंक्शन से हमारे प्रोग्राम को चेक करना स्टार्ट करता है। उसके बाद क्या होगा कि कंपाइलर इस फंक्शन को यहाँ से चेक कर लेगा, तो इस फंक्शन को चेक नहीं करेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इसी फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को कॉल करवाना पड़ेगा। वो किस तरह? हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐड और आगे लगाएंगे पैरेंथेसिस। तो अब क्या होगा, जब हमारा प्रोग्राम चेक होगा कंपाइलर के द्वारा, तो कंपाइलर क्या करेगा, जब देखेगा ऐड फंक्शन को, तो वो क्या करेगा, इसकी डेफिनेशन को यहाँ पे चलाएगा और क्या होगा, ये वाला हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। ओके हो गया। इसे हम क्या कहते हैं? फंक्शन कॉल। हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया और इसे हम क्या कहते हैं? फंक्शन की डेफिनेशन। जब ये ऐड फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा तो हमारा कंट्रोल शिफ्ट होगा इस फंक्शन पे और ये वाला कोड यहाँ से एग्जीक्यूट होगा। तो फिलहाल हमने क्या किया, दो चीज़ें देख ली कि एक हमारे पास होता है फंक्शन कॉल और दूसरा हमारे पास होता है फंक्शन की डेफिनेशन। बट अब भी हमें यहाँ पे एक एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने क्या किया, A एंड B की एडिशन कराई और उसे सम के अंदर रखा दिया। अब यहाँ पे कंपाइलर हमें एरर नहीं देगा, क्योंकि कंपाइलर A एंड B को जानता है, क्योंकि हमने यहाँ पे कंपाइलर को बताया हुआ है कि कंपाइलर साहब यहाँ पे A एंड B क्या हैं, इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं।
हमने क्या किया, यहाँ पे डिक्लेरेशन कराई वेरिएबल्स की। इसी तरह कंपाइलर जब ऐड फंक्शन को देखेगा तो कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ पे एरर थ्रो करेगा कि मैं ऐड फंक्शन को नहीं जानता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को डिक्लेयर भी कराना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे हम ऐड फंक्शन को कॉल करा रहे हैं इससे पहले हमें इसे डिक्लेयर भी कराना पड़ेगा। तो वो हम किस तरह से करा सकते हैं, आप क्या करें, ये जो हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है फंक्शन की, इसे यहाँ से कॉपी करें और फंक्शन को कॉल करने से पहले इसे यहाँ पे पेस्ट कर दें और एंड पे लगा दें सेमी कॉलन। इसे हम कहते हैं फंक्शन की डिक्लेरेशन, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, फंक्शन का प्रोटोटाइप। अब क्या होगा, कंपाइलर जब मेन फंक्शन से स्टार्ट करेगा इसे चेक करना, तो यहाँ पे कंपाइलर देखेगा डिक्लेरेशन ऑफ ऐड फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे ऐड फंक्शन कॉल होगा, तो कंपाइलर को पहले ही पता है कि हमारे पास एक फंक्शन होने वाला है ऐड के नाम से, तो कंपाइलर एरर थ्रो नहीं करेगा और हमारा कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा ऐड फंक्शन पे और यहाँ पे ऐड फंक्शन की कोडिंग चलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसे कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन बनाने का फायदा क्या होता है हमें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो रहा है इंटर टू नंबर्स। हालांकि मेन फंक्शन के अंदर हमने ये स्टेटमेंट नहीं लिखी थी। दरअसल क्या हुआ, यहाँ पे ऐड फंक्शन कॉल हुआ और हमारा कंट्रोल शिफ्ट हुआ ऐड फंक्शन की डेफिनेशन पे और वहां पे हमने लिखा हुआ था इंटर टू नंबर्स। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ 10 एंड 20। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है सम इज 30। अगर हम बेनिफिट्स देखें फंक्शंस के, तो हमारे पास काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं फंक्शंस के। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखें कि मैंने क्या किया, ऐड फंक्शन को बनाया। यहाँ पे हो सकता है कि हमारे पास एक प्रोग्राम के अंदर इस वाले कोड की ज़रूरत हो 5 टाइम 10 टाइम्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेन फंक्शन के अंदर इसे 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा या फिर 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कोड को दोबारा लिखना पड़ेगा। ओके हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ सी आउट टेक्निकल अमार और लाइन को यहाँ पे एंड कर देता हूँ। ओके हो गया। अब अगर मुझे दोबारा एडिशन की ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगा, दोबारा ऐड फंक्शन को कॉल करा लूँगा। ओके हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, दोबारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा और हम क्या कराएंगे, दोबारा एडिशन करवाएंगे। बट अगर यहाँ पे मैं लिखता इस सारे कोड को, तो अगर यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ती तो दोबारा ये वाला कोड मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता। ओके हो गया। ये हमारे पास 5 लाइंस लिखी हुई हैं या फिर आप कह सकते हैं कि 5 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। यहाँ पे भी मुझे लिखनी पड़ती और यहाँ पे भी लिखनी पड़ती। हो सकता है कि हमारा जो कोड है वो थाउजेंड्स ऑफ लाइंस का है और हमें वहाँ पे तकरीबन 5 दफ़ा एडिशन करानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार इस कोड को लिखना पड़ेगा। बट अगर हम फंक्शन बना लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट इस कोड को कॉल कराना पड़ेगा, जस्ट इस फंक्शन को कॉल कराना पड़ेगा, एक ही लाइन के अंदर हमारा काम हो जाएगा। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूंगा तो क्या होगा, ऐड फंक्शन चलेगा। उसकी वजह से हम क्या करेंगे, एडिशन कराएंगे 2 नंबर्स की। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा टेक्निकल अमार। उसके बाद दोबारा ऐड फंक्शन चलेगा और हम दोबारा एडिशन कराएंगे 2 नंबर्स की। तो मैं कंपाइल एंड रन करके आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है इंटर 2 नंबर्स। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ 10 एंड 10। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हुआ सम इज 20। उसके बाद हमें शो हुआ टेक्निकल अमार। उसके बाद अगर आप देखें तो हमें शो हो रहा है इंटर 2 नंबर्स। ये इंटर 2 नंबर्स हमें दोबारा क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने ऐड फंक्शन को दोबारा कॉल किया हुआ है टेक्निकल अमार के बाद। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ 20 एंड 30। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है सम इज 50। फंक्शन को बनाने का आपने एक फ़ायदा तो देख लिया। दूसरा फ़ायदा क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, एक कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हमने क्या करना है, एडिशन भी करानी है, सब्ट्रैक्शन भी करानी है, डिवीजन भी करानी है। ओके हो गया। और मॉडुलस सेपरेटर को भी हमने यूज़ करना है, मल्टीप्लिकेशन भी करवानी है। ओके हो गया।
तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, या तो हम मेन फंक्शन के अंदर सारी फंक्शनैलिटी को लिख दें, या फिर हम ये कर सकते हैं कि एडिशन के लिए हम एक अलहदा फंक्शन बना लें, सब्ट्रैक्शन के लिए एक अलहदा फंक्शन बना लें, डिवीजन के लिए एक अलहदा फंक्शन बना लें, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक अलहदा फंक्शन बना लें। तो यहाँ पे क्या होगा, रीडेबिलिटी बढ़ेगी प्रोग्राम की, क्योंकि हमें पता होगा ये सारा कोड किसका है, एडिशन का है। ये वाला जो फंक्शन है ये किसका है, सब्ट्रैक्शन का है। ये वाला जो फंक्शन है वो मल्टीप्लिकेशन का है। तो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ेगी, पढ़ने में हमें आसानी होगी। अगर हमारे प्रोग्राम को कोई भी बंदा चेक करेगा तो वो आसानी से समझ जाएगा कि यहाँ पे एडिशन का कोड है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कोड है। और अगर कल को हमें अपने प्रोग्राम को डीबग करना पड़ता है, उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है, तो उसमें भी आसानी होगी। सो यहाँ पे आपने देखा कि प्रोग्राम की रीडेबिलिटी भी बढ़ेगी और मॉडिफिकेशन करना भी हमारे लिए आसान होगा और टेस्टिंग करना भी हमारे लिए आसान होगा। ओके हो गया। एक और बेनिफिट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन का। तो जब भी हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कंपाइल होता है तो दरअसल क्या होता है कि हमारा ये जो फंक्शन है इसे रैम के अंदर मेमोरी मिलती है। ओके हो गया। ये जो मेमोरी मिलती है ये किसकी वजह से मिलती है, हमें वेरिएबल्स की वजह से मिलती है। तो ये प्रोग्राम जाएगा रैम के अंदर तो मेमोरी मिलेगी वेरिएबल्स की वजह से। तो अगर मैं फंक्शन ना बनाता तो क्या होता यहाँ पे कि हमें 3 वेरिएबल्स बनाने पड़ते, ए बी एंड सम के नाम से। हमें पता है एंड क्या करता है, 4 बाइट्स मेमोरी को कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 बाइट ए के लिए, 4 बाइट बी के लिए एंड 4 बाइट सम के लिए, यानी कि 12 बाइट मेमोरी यहाँ पे कंज्यूम होती। उसके बाद क्या होता, अगर यहाँ पे मैं ये वाला कोड दोबारा लिखता तो क्या होता, 12 बाइट और मेमोरी कंज्यूम हो जाती। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जब फंक्शन बनाया तो क्या होता है, दरअसल फंक्शन को मेमोरी मिलती है वेरिएबल्स की वजह से, और जैसे ही फंक्शन एंड हो जाता है तो वो मेमोरी भी रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ऐड फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा तो ये मेमोरी के अंदर आएगा। जब ये मेमोरी के अंदर आएगा तो वेरिएबल्स को मेमोरी मिलेगी 12 बाइट्स। उसके बाद क्या होगा, जब ये फंक्शन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो जाएगी, तो क्या होगा, ये वाली मेमोरी रिलीज हो जाएगी। ओके हो गया, क्योंकि फंक्शन रैम से हट जाएगा। उसके बाद जब दोबारा ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, दोबारा इसे रैम के अंदर मेमोरी मिलेगी। ठीक है। तो क्या होता है, दरअसल फंक्शन के केस में जब फंक्शन रैम के अंदर आता है तो उसे मेमोरी मिलती है, और जब फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो जाती है तो वो मेमोरी रिलीज हो जाती है और हम उसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं किसी और काम के लिए। अगर हम एक ही फंक्शन के अंदर ये सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, बहुत सी मेमोरी ले लेगा हमारा प्रोग्राम, और हो सकता है कुछ फंक्शनैलिटी के लिए हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़े बट मेमोरी अवेलेबल ही नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन होती है, क्योंकि फंक्शन जब रैम के अंदर आता है तो मेमोरी लेता है, उसके बाद वो उसे इरेज कर देता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे कहा था कि हमने एडिशन करानी है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करानी है, तो क्या होगा, एडिशन के लिए जब हम वेरिएबल्स बनाएंगे, यानी कि एक फंक्शन बनाएंगे, वो रैम के अंदर आएगा, मेमोरी को यूटिलाइज करेगा। जब एडिशन हो जाएगी तो वो मेमोरी रिलीज हो जाएगी, उसे हम सब्ट्रैक्शन वाले फंक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जब सब्ट्रैक्शन वाला फंक्शन चल जाएगा तो वो मेमोरी रिलीज हो जाएगी, उसे हम दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके हो गया। अगर मैं क्या करूँगा, एक ही फंक्शन के अंदर ये सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर दूंगा तो क्या होगा कि बहुत सी मेमोरी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये तो हमारे पास एक स्मॉल प्रोग्राम है, जब हम बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि हमें मेमोरी की ज़रूरत हो और मेमोरी अवेलेबल ही ना हो। ठीक है। फंक्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, मेमोरी को रिलीज करवा सकते हैं, क्योंकि फंक्शन क्या होगा, रैम के अंदर आएगा तो मेमोरी लेगा, जब उसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो जाएगी तो वो मेमोरी को रिलीज कर देगा। सो फंक्शन को यूज़ करने के हमारे पास बहुत से बेनिफिट्स हैं, और भी बेनिफिट्स हैं जिन्हें हम देखते हैं स्लाइड्स के अंदर। सो हमने देख लिया कि फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म एन एक्शन। ओके हो गया। तो हमने क्या किया था, उसे नेम भी दिया था आइडेंटिफिकेशन के लिए ऐड के नाम से। उसके बाद देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। मेन क्या है, हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन है, पहले से ही बना हुआ है,
बट जो ऐड वाला फंक्शन हमने बनाया था उसे हम क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। हाउ टू यूज ए फंक्शन, फंक्शन को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 3 चीजें करनी पड़ती हैं। एक तो फंक्शन को डिक्लेयर कराना पड़ता है, उसके बाद फंक्शन को कॉल कराना पड़ता है, उसके बाद हमें फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी पड़ती है। ओके हो गया, तो ये तीनों काम हमने किए थे। पॉइंट्स टू रिमेंबर, प्रोग्राम मस्ट हैव एटलीस्ट वन फंक्शन, प्रोग्राम के अंदर कम से कम एक फंक्शन का होना ज़रूरी है। अगर हम खुद से कोई भी फंक्शन ना बनाएं तो मेन फंक्शन तो होगा ही होगा, यानी कि एक फंक्शन का होना ज़रूरी है। फंक्शन नेम मस्ट बी यूनिक, फंक्शन के जो नेम्स हैं वो यूनिक होने चाहिए। ओके हो गया, एक ही नाम से आप 2 फंक्शंस नहीं बना सकते। हाँ बना सकते हैं, उसकी कुछ कंडीशंस हैं जो कि आगे हम देखने वाले हैं फंक्शन ओवरलोडिंग वाले चैप्टर के अंदर। ओके हो गया, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड वंस डिफाइंड कैन बी यूज्ड मैनी टाइम्स। फंक्शन क्या है, हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसे हम एक दफ़ा डिफाइन करते हैं और मैनी टाइम्स हम उसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बहुत दफ़ा उसे हम कॉल करवा सकते हैं। वन फंक्शन इन द प्रोग्राम मस्ट बी मेन, एक हमारे पास फंक्शन मेन वाला तो होगा ही होगा। ओके हो गया, फंक्शन कंज्यूम्ड मेमोरी ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड एंड रिलीज्ड फ्रॉम रैम एज सून एज इट फिनिशेस। तो क्या होता है, फंक्शन कंज्यूम करता है मेमोरी को जब ये कॉल होता है और रिलीज कर देता है मेमोरी को जब इसका काम हो जाता है, जब फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो जाती है। ओके हो गया, बेनिफिट्स ऑफ फंक्शंस, मॉड्यूलराइजेशन। मॉड्यूलराइजेशन क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलराइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एडिशन वाली फंक्शनैलिटी के लिए एक फंक्शन बना सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए एक अलहदा फंक्शन बना सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक अलहदा फंक्शन बना सकते हैं एंड डिवीजन के लिए एक अलहदा फंक्शन बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, अपने प्रोग्राम को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसे हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलराइजेशन। ओके हो गया, इजी टू रीड, अगर हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हर पार्ट के लिए एक अलहदा फंक्शन बनाएंगे, तो वो क्या होगा, इजी टू रीड होगा। इजी टू डीबग, यानी कि उसे टेस्ट करना भी इजी हो जाएगा। इजी टू मॉडिफाई, और उसे मॉडिफाई करना भी इजी हो जाएगा। अगर हम कोड में कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, अगर हम एडिशन वाले कोड में चेंजेस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जस्ट जाएंगे एडिशन वाले फंक्शन के अंदर और उसमें चेंजिंग करेंगे। ओके हो गया, तो ये क्या होगा, इजी टू मॉडिफाई होगा। अवॉइड्स रीराइटिंग ऑफ सेम कोड ओवर एंड ओवर, सेम कोड को हमें दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने उसे फंक्शन के अंदर रखा दिया है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करवा लेंगे। बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन, इसका भी मैं आपको बता चुका हूं कि मेमोरी की यूटिलाइजेशन बेटर किस तरह से होती है, फंक्शन को यूज़ करने से। वेज टू डिफाइन ए फंक्शन, हमारे पास 4 वेज हैं फंक्शन को डिफाइन करने के। फर्स्ट है हमारे पास टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग, सेकेंड है हमारे पास टेक्स समथिंग रिटर्न्स नथिंग, थर्ड है हमारे पास टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग एंड फोर्थ है हमारे पास टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। आज की वीडियो में हमने देखा टेक्स नथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग को। ओके हो गया, आने वाली वीडियोस के अंदर हम बाकी वेज को भी देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हमने इसे देखा, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि हमने टेक्स नथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग को यूज़ किया था। सो टेक्स नथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग का क्या मतलब होता है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कराया और यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन लिखी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर ही मैंने क्या किया, यूज़र से 2 नंबर्स लिए और उनका सम लिया। ओके हो गया, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेन फंक्शन से कोई भी वैल्यू नहीं ली। ओके हो गया, अगर मैं क्या करता, यहाँ पे कुछ पास करता, यानी कि 2 वेरिएबल्स को या 2 नंबर्स को पास करता और यहाँ पे रिसीव करता, तो हम कहते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पे टेक किया, कुछ ना कुछ टेक किया। ओके हो गया, कुछ ना कुछ लिया, कहाँ से, मेन फंक्शन से। यानी कि अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ, 10 एंड 20 को पास करूँ और यहाँ पे उन्हें रिसीव करूँ, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमने टेक किया, वैल्यू को टेक किया, कहाँ से, मेन फंक्शन से। बट यहाँ पे क्योंकि पैरेंथेसिस एम्प्टी हैं तो हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया मेन फंक्शन से। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी मैंने पास नहीं किया और यहाँ पे कुछ भी रिसीव नहीं किया, तो इसे हम क्या कहते हैं, टेक्स नथिंग। ओके हो गया,
और फंक्शन में अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाई। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। जैसे यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हमने रिटर्न किया हुआ है 0 को, बट यहाँ पे हमने कुछ भी रिटर्न नहीं कराया, तो ये फंक्शन क्या है, रिटर्न्स नथिंग टाइप का है। टेक्स नथिंग क्योंकि हमने कुछ भी नहीं लिया, एंड रिटर्न्स नथिंग क्योंकि हमने कुछ भी रिटर्न नहीं कराया। ओके हो गया। आने वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं टेक समथिंग रिटर्न्स नथिंग को। तो अब हम देख लेते हैं टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग फंक्शन को। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर फंक्शन के अपने ही वेरिएबल होते हैं। ओके, यहाँ पे जो हमने वेरिएबल बनाए हुए हैं ए बी एंड सम के नाम से, इन्हें मैं इस फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये ऐड फंक्शन के वेरिएबल्स हैं। ओके हो गया। हर फंक्शन के अपने ही वेरिएबल्स होते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बनाता हूँ दो वेरिएबल्स इंट एक्स एंड वाई। ओके हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यूज़र से दो नंबर्स लेता हूँ मेन फंक्शन के अंदर, इंटर टू नंबर्स। यूज़र को जब ये मैसेज शो होगा इंटर टू नंबर्स, तो यूज़र क्या करेगा, दो नंबर्स इंटर करेगा, उन्हें मैं रखा लूँगा एक्स एंड वाई के अंदर। उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो ऐड फंक्शन को कॉल करते वक्त इसमें वैल्यू को पास कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू को यहाँ पे पास कर देता हूँ। बट उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने यूज़र से दो नंबर्स लिए एक्स एंड वाई के नाम से। ओके हो गया। अब ये एक्स एंड वाई किस फंक्शन के वेरिएबल हैं, मेन फंक्शन के वेरिएबल हैं। इन्हें हम ऐड फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ सी आउट एक्स, तो आप यहाँ पे देखेंगे हमें एक एरर देखने को मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे कंपाइल एंड रन करके आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एक एरर शो हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसे जूम करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो कंपाइलर हमें बता रहा है कि भाई साहब इस फंक्शन के अंदर आप एक्स को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये इस फंक्शन का वेरिएबल नहीं है। ओके हो गया। यही बात मैं आपको बताना चाहता था कि हर फंक्शन के अपने ही वेरिएबल होते हैं। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस फंक्शन मेन फंक्शन के अंदर मैंने जो ये एक्स एंड वाई की वैल्यू ली थी, इसी को मैं यूज़ करूँ ऐड फंक्शन के अंदर। बट हमने तो यहाँ पे देख लिया कि अगर ये मेन फंक्शन के वेरिएबल्स हैं तो हम इन्हें ऐड फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। बट एक तरीका है हमारे पास कि हम इन वेरिएबल्स को तो यूज़ नहीं कर सकते बट इनकी वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। ओके हो गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू पास करूँगा। यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल्स पास नहीं होंगे बल्कि इनकी वैल्यूज़ पास होंगी। अब जब ऐड फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा तो एक्स एंड वाई की वैल्यू पास होगी। तो वैल्यू को रिसीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ ए के नाम से, कॉमा लगा के एक और वेरिएबल बनाता हूँ बी के नाम से। ओके हो गया। एक्स की जो वैल्यू होगी वो चली जाएगी ए के अंदर एंड वाई की जो वैल्यू होगी वो चली जाएगी बी के अंदर। ओके, यहाँ पे आपने एक रूल ये भी याद रखना है कि जब हम वैल्यू पास करेंगे तो उसके बाद रिसीव करते वक्त आप इस तरह से नहीं कर सकते कि इंट ए कॉमा बी। आपको क्या करना पड़ेगा, हर वेरिएबल के साथ डेटा टाइप भी लगाना पड़ेगा। अगर हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स होते, ओके हो गया, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता, एक और वेरिएबल बनाना पड़ता डेटा टाइप के साथ। ओके, तो यहाँ पे हम जस्ट ए एंड बी को रखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स एंड वाई की जो वैल्यू है वो ए एंड बी के अंदर पास हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं ऐड फंक्शन के अंदर। इन वेरिएबल्स को तो हम यूज़ नहीं कर सकते बट इनकी वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। ओके हो गया। ए एंड बी में वैल्यू आ चुकी है एक्स एंड वाई वाली। तो अब हमें यहाँ पे ए एंड बी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है और यूज़र से वैल्यू लेने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू हमें मिल रही है मेन फंक्शन से और यहाँ पे ए एंड बी में कॉपी हो रही है। ओके हो गया।
उसके बाद हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया सम के नाम से, a प्लस b करके हमने सम के अंदर रखा दिया, यानी कि जो x और y वाली वैल्यूज़ थी उन्हें हमने क्या किया, एडअप किया और सम के अंदर रखा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सम को प्रिंट करवा दिया। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फ्लो क्या होगा। मेन फंक्शन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन को डिक्लेयर कराया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम फंक्शन को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। ये जो हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन है, क्योंकि ये चेंज हो चुकी है, तो मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और एंड पे हम लगाएंगे सेमी कॉलन। ओके हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन को डिक्लेयर कराया, कंपाइलर को बताया कि हमारा एक ऐड नाम का फंक्शन होने वाला है जिसे हम कॉल कर सकते हैं। ओके हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यूज़र से 2 नंबर्स लिए, उसके बाद x एंड y में जो वैल्यू आई उसे मैंने पास कर दिया ऐड फंक्शन के अंदर। ओके हो गया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, a एंड b में उसकी वैल्यू को रिसीव किया और यहाँ पे एडिशन करा दी और रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ओके हो गया। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं, सो हमें यहाँ पे शो रहा है इंटर 2 नंबर्स। मेन फंक्शन के अंदर हमने ये स्टेटमेंट लिखी थी, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ 20 एंड 30। ये वैल्यू चली गई होगी x एंड y के अंदर। उसके बाद हमने ऐड फंक्शन को कॉल किया, x एंड y की वैल्यू को पास किया, उसके बाद उसकी एडिशन हुई ऐड फंक्शन के अंदर और हमें ये रिजल्ट शो हुआ सम इज 50 ऐड फंक्शन के अंदर। ओके हो गया। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्या किया, ऐड फंक्शन के अंदर वैल्यू को पास किया और यहाँ पे वैल्यू को रिसीव किया। फंक्शन की डेफिनेशन बनाते वक्त हमने वैल्यूज़ को रिसीव किया, यानी कि हमने वैल्यूज़ को टेक किया मेन फंक्शन से। वैल्यूज़ को हमने टेक किया तो ये क्या होगा, हमारे पास टेक समथिंग नेचर का होगा, टेक समथिंग नेचर का होगा। और हमने यहाँ पे ऐड फंक्शन के अंदर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लगाया हुआ, यानी कि कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, तो ये क्या होगा, रिटर्न्स नथिंग टाइप का होगा। हमने कुछ भी रिटर्न नहीं कराया। ओके हो गया। एक और चीज़ आप यहाँ पे देख लें कि ये जो हमने x एंड y की वैल्यू पास की, ये हमारी एक्चुअल वैल्यूज़ थी। ये हमारी क्या थी, एक्चुअल वैल्यूज़ थी। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट्स। ओके हो गया। ये हमने आर्गुमेंट्स पास किए, ये एक्चुअल आर्गुमेंट्स थे। और ये हमारे पास क्या होंगे, फॉर्मल आर्गुमेंट्स। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक वेरिएबल जिस फंक्शन का है उसी के अंदर ही वो यूज़ हो सकता है, किसी दूसरे फंक्शन के अंदर हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हमने एक फंक्शन को डिक्लेयर कराया हुआ है किसी एक फंक्शन के अंदर, तो उसी के अंदर ही हम उसे कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि मेन फंक्शन के अंदर हमने ऐड फंक्शन को डिक्लेयर कराया हुआ है, इसलिए मेन फंक्शन ही ऐड फंक्शन को कॉल कर सकता है। किसी और फंक्शन के अंदर आप ऐड फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि हमने डिक्लेयर ही मेन फंक्शन के अंदर कराया हुआ है। इसे हम कहते हैं लोकल डिक्लेरेशन। इसे हम क्या कहते हैं, लोकल डिक्लेरेशन। ओके हो गया कि जस्ट हमने मेन के अंदर इसे डिक्लेयर कराया तो मेन ही इसे कॉल कर सकता है, कोई और फंक्शन इसे कॉल नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि पूरे प्रोग्राम के अंदर हर फंक्शन इसे कॉल कर पाए, ऐड फंक्शन को कॉल कर पाए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी डिक्लेरेशन को ग्लोबल बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे कट करता हूँ। कट करने के बाद मेन फंक्शन के ऊपर इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब हमारी ये हो जाएगी ग्लोबल डिक्लेरेशन। अब पूरे प्रोग्राम के अंदर आप जहां भी चाहें ऐड फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं, क्योंकि हमने इसे ग्लोबल डिक्लेराइज कराया हुआ है। ओके हो गया। एक चीज़ और, यहाँ पे हमने x एंड y की वैल्यू को पास किया और a एंड b में रिसीव किया। अगर यहाँ पे वेरिएबल्स के नेम मैं a एंड b की बजाय x एंड y रखता तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये x एंड y मेन फंक्शन के वेरिएबल्स हैं
और ये x एंड y ऐड फंक्शन के वेरिएबल्स हैं। तो आप नेम भी सेम रख सकते हैं, कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होगा। ओके हो गया? तो उसे पता होगा कि ये मेन फंक्शन के वेरिएबल्स हैं और ये ऐड फंक्शन के वेरिएबल्स हैं। ओके हो गया? ये x एंड y अलग हैं और ये x एंड y अलग हैं। आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए यहाँ पे मैं इनके नेम वापस a एंड b रख देता हूँ। सो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, टेक समथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग फंक्शन को यूज कर सकते हैं। एंड रिटर्न्स समथिंग। ओके हो गया? क्योंकि ये कुछ भी नहीं लेगा, टेक्स नथिंग नेचर का होने वाला है, तो इसलिए इसके पैरेंथेसिस भी एम्प्टी होंगे। हम कुछ भी नहीं लेंगे मेन फंक्शन से। ओके हो गया? तो यहाँ पे हमें दो नंबर्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे कुछ भी पास करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं लेगा। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस क्या होंगे, एम्प्टी होंगे। ओके हो गया? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ही दो वेरिएबल्स बनाता हूँ a एंड b के नाम से। ओके हो गया? और यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं सम के नाम से। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड फंक्शन के अंदर ही यूज़र से दो वैल्यूज़ लेंगे, इंटर टू नंबर्स। यूज़र जो भी नंबर इंटर करेगा उसे हम क्या करेंगे, a एंड b के अंदर रखा देंगे। ओके हो गया? और उसके बाद हमने क्या करना है, उनकी एडिशन करवानी है। एडिशन करवाने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कुछ भी नहीं लिया, हमने कुछ भी टेक नहीं किया मेन फंक्शन से, क्योंकि ऐड फंक्शन कॉल हो रहा है मेन फंक्शन में, तो मेन फंक्शन से कुछ भी हम नहीं ले रहे, इसलिए ये पैरेंथेसिस क्या है, एम्प्टी हैं। बट आप यहाँ पे देखें कि हमने यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न्स समथिंग, कुछ ना कुछ हमने रिटर्न तो कराना ही है। ओके हो गया? तो यहाँ पे जब सम की वैल्यू आ जाएगी तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे प्रिंट नहीं करवाता बल्कि इसे रिटर्न कर देता हूँ मेन फंक्शन की तरफ। यानी कि जहाँ पे हमारा ये फंक्शन कॉल हुआ था, ऐड वाला कंट्रोल हमारा शिफ्ट हुआ था ऐड फंक्शन पे, ये वैल्यू रिटर्न होके कहाँ जाएगी, यहीं पे आएगी। ओके हो गया? इसी की जगह पे क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी सम वाली। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेते हैं रिजल्ट के नाम से। ओके हो गया? और जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसे हम रखा लेंगे रिजल्ट वाले वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐड फंक्शन कॉल होगा पहले, उसकी वैल्यू जो रिटर्न होगी यहाँ से सम वाली, वो आएगी यहाँ पे और असाइन हो जाएगी रिजल्ट वाले वेरिएबल के अंदर। ओके हो गया? क्योंकि हमने यहाँ पे ए बी एंड सम इंट टाइप का बनाया हुआ है, तो ये जो हमारा सम आएगा ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा। जो हम रिटर्न कराएंगे वो इंटीजर होगा, इसलिए यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट होगा। ओके हो गया? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने टेक्स नथिंग देखा क्योंकि हम कुछ भी नहीं ले रहे थे मेन फंक्शन से, और रिटर्न समथिंग देखा क्योंकि सम करवाने के बाद सम की वैल्यू को हमने रिटर्न कराया, और रिटर्न होने के बाद हमारा कंट्रोल वापस आएगा जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, और यहाँ पे जो वैल्यू आई थी वो रिजल्ट वाले वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। सो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं उस वैल्यू को प्रिंट करा देता हूँ सम इज, और सम आ चुका है रिजल्ट वाले वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसे यहाँ से इरेज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ भी आर्गूमेंट्स को पास नहीं कर रहे। ओके हो गया? उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि जिस तरह की हमारी फंक्शन की डेफिनेशन होती है, डिक्लेरेशन भी हमें उसी तरह की ही करनी पड़ती है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को डिक्लेयर करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब मेन फंक्शन यहाँ से चलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमने डिक्लेयर कराया वेरिएबल को, उसके बाद हमने ऐड फंक्शन को यहाँ से कॉल किया। कंपाइलर क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे देखेगा ऐड को, तो वो समझ जाएगा क्योंकि पहले ही हमने इसे डिक्लेयर कराया हुआ है, इसीलिए कंट्रोल क्या होगा, शिफ्ट होगा फंक्शन की डेफिनेशन पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़र से दो नंबर्स लेंगे
उसके बाद उसकी एडिशन करा के हमने उसे रिटर्न कर देना है। रिटर्न होने के बाद वैल्यू आएगी यहाँ पे जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था और वो चली जाएगी रिजल्ट वाले वेरिएबल के अंदर। उसके बाद हमने क्या करना है, उस रिजल्ट को शो करा देना है स्क्रीन पे। ओके हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कंपाइल एंड रन करा के आपको दिखाता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है इंटर 2 नंबर्स। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ 10 एंड 20। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें रिजल्ट शो हो रहा है सम इज 30। सो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, टेक्स नथिंग एंड रिटर्न समथिंग फंक्शन को यूज कर सकते हैं। सो अब हम देख लेते हैं टेक समथिंग रिटर्न समथिंग फंक्शन को। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे बना देता हूँ टेक समथिंग एंड रिटर्न्स समथिंग। ओके हो गया। टेक समथिंग यानी कि ये फंक्शन क्या करेगा, मेन फंक्शन से कुछ ना कुछ लेगा, यहाँ पे रिसीव करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाता हूँ x एंड y के नाम से। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज़र से दो वैल्यूज़ लेता हूँ, इंटर 2 नंबर्स। ओके हो गया। यूज़र को जब ये मैसेज होगा तो यूज़र क्या करेगा, दो नंबर्स इंटर करेगा, उन्हें मैं रखा लेता हूँ x एंड y के अंदर। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि हम x एंड y को ऐड फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हर फंक्शन के अपने ही वेरिएबल्स होते हैं। बट अगर हम x एंड y को यूज़ करना चाहते हैं ऐड फंक्शन के अंदर तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, x एंड y को पास कर दूंगा ऐड फंक्शन के अंदर। तो अब क्या होगा, जब ये ऐड फंक्शन कॉल होगा तो x एंड y पास नहीं होगा, x एंड y को हम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बल्कि x एंड y की वैल्यूज़ पास होंगी। ओके हो गया। तो x एंड y की वैल्यू से हमें मतलब है वो वैल्यूज़ पास हो चुकी हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐड की डेफिनेशन के अंदर इन्हें रिसीव करेंगे। रिसीव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दो वेरिएबल्स बनाता हूँ इंट a एंड b के नाम से। x की वैल्यू आ जाएगी a के अंदर एंड y की वैल्यू आ जाएगी b के अंदर। अब हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं ऐड फंक्शन के अंदर क्योंकि वो a एंड b के अंदर कॉपी हो चुकी हैं। तो मुझे यहाँ पे a एंड b बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि a एंड b के अंदर वैल्यू आ चुकी है और यहाँ पे दो नंबर्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, a एंड b की एडिशन होगी क्योंकि a एंड b के अंदर वैल्यू तो आ चुकी है। उसके बाद क्या होगा, वो चली जाएगी सम के अंदर। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे रिटर्न कराया सम को। और हम भी यही चाहते हैं क्योंकि हम देखने वाले हैं टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। तो टेक समथिंग हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ ना कुछ लिया मेन फंक्शन से, तो ये टेक समथिंग हो गया। और यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू को रिटर्न कराया, तो ये रिटर्न समथिंग हो गया। ओके हो गया। उसके बाद क्या होगा कि ये वैल्यू कहाँ पे जाएगी, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। फंक्शन कॉल हुआ था यहाँ पे, तो ये वैल्यू वहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद हमने उसे असाइन करा दिया रिजल्ट के अंदर और यहाँ पे उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। बट फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त हमें क्या करना पड़ता है, इसकी डेफिनेशन को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे क्योंकि जिस तरह की फंक्शन की डेफिनेशन होगी उसकी डिक्लेरेशन भी उसी तरह की होगी। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि डिक्लेयर करते वक्त अगर आप चाहें तो यहाँ पे वेरिएबल्स के नेम स्किप कर सकते हैं, जस्ट आप डेटा टाइप लिख सकते हैं। ओके हो गया, ये भी ठीक है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप क्या करें, यहाँ से इसे कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें ताकि गलती के चांसेस ना रहें। ओके हो गया। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फ्लो किस तरह का होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइलर क्या करेगा, मेन फंक्शन से स्टार्ट करेगा हमारे प्रोग्राम को। उसके बाद क्या होगा, हम दो नंबर्स लेंगे यूज़र से, वो x एंड y के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद ऐड कॉल होगा, उसमें x एंड y की वैल्यू पास होगी और यहाँ पे हम a एंड b के अंदर उसे रिसीव करेंगे और यहाँ पे एडिशन होगी और हम रिटर्न करा देंगे सम को। और रिटर्न होने के बाद वैल्यू कहाँ पे आएगी, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। हमारा कंट्रोल वापस यहाँ पे आ जाएगा और वैल्यू चली जाएगी रिजल्ट के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे यहाँ से प्रिंट करवा देंगे। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है इंटर 2 नंबर्स। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो नंबर्स इंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल 30 एंड 50।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है सम इज 80। सो इस तरह हमने क्या किया कि फंक्शन को डिफाइन करने के 4 वेज को देख लिया। तो मैं क्या करता हूँ, इसे चेंज कर देता हूँ लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स एंड फंक्शंस में। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि फंक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ता है। एक तो फंक्शन को कॉल कराना पड़ता है, फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी पड़ती है, उसके अलावा एक और काम भी करना होता है, क्योंकि कंपाइलर जब आएगा यहाँ पे ऐड फंक्शन की कॉल पे, ठीक है, तो उसे पता नहीं चलेगा कि ऐड क्या है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसे डिक्लेयर कराना पड़ेगा। ओके हो गया। जैसे यहाँ पे अगर हमने क्या किया, एक्स एंड वाई को यूज़ किया, यहाँ पे हमने एक्स एंड वाई में वैल्यू ली यूज़र से, तो कंपाइलर नहीं समझेगा कि एक्स एंड वाई क्या है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे पहले डिक्लेयर कराना पड़ेगा ताकि कंपाइलर को पता चले कि एक्स एंड वाई क्या हैं, इंट टाइप के वेरिएबल्स हैं। इसी तरह अगर हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उससे पहले हमें उसे डिक्लेयर कराना पड़ता है, तो ताकि कंपाइलर को पता चले कि ऐड क्या है, एक फंक्शन है, किस तरह का फंक्शन है। जैसे यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन किया होता है, इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और एंड में लगा देते हैं सेमी कॉलन। इसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन की डिक्लेरेशन, ताकि फंक्शन को यूज़ करने से पहले, फंक्शन को कॉल करने से पहले कंपाइलर को पता हो कि ऐड क्या है, एक फंक्शन है इस तरह का। ओके हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस डिक्लेरेशन को यहाँ पे भी लिख सकते हैं मेन फंक्शन के अंदर, और मेन फंक्शन के ऊपर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब चेंज है, अगर हम मेन फंक्शन के ऊपर लिखेंगे तो उसे हम कहेंगे ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन का क्या मतलब होता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी हम ऐड फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ओके हो गया। और अगर मैं इसे यहाँ से कट करूँ और कट करने के बाद मेन फंक्शन में आके इसे पेस्ट कर दूं, तो इसे हम कहते हैं लोकल डिक्लेरेशन। इसे हम क्या कहते हैं, लोकल डिक्लेरेशन। लोकल डिक्लेरेशन का क्या मतलब होगा कि हमने इसे मेन के अंदर डिक्लेयर कराया हुआ है, इसलिए मेन फंक्शन ही ऐड फंक्शन को कॉल कर सकता है। और किसी भी फंक्शन के अंदर अगर हम ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐड क्या है, मेन फंक्शन का है। ओके हो गया। इसीलिए मेन ही इसे कॉल कर सकता है, क्योंकि हमने इसे मेन के अंदर ही डिक्लेयर कराया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्स एंड वाई क्या हैं, मेन फंक्शन के वेरिएबल्स हैं, इन्हें हम ऐड फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे मैं लिखूँगा सी आउट एक्स, तो हमें यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्स क्या है, मेन फंक्शन का एक वेरिएबल है। इसी तरह अगर हम डिक्लेयर कराएंगे फंक्शन को मेन के अंदर, तो मेन के अंदर ही हम इसे कॉल कर सकते हैं, किसी और फंक्शन के अंदर हम इसे कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकल है। और अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे वापस रखा देता हूँ मेन के बाहर, तो अब ये क्या होगा, ग्लोबल होगा। अब कहीं पे भी हम ऐड फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं, क्योंकि हमने इसे ग्लोबली डिक्लेराइज कराया हुआ है। ओके हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी फंक्शन को लोकल एंड ग्लोबल किस तरह से डिक्लेराइज करा सकते हैं। मेन के ऊपर अगर डिक्लेराइज कराएंगे तो वो ग्लोबल होगा, और किसी भी फंक्शन के अंदर अगर हम कराएंगे डिक्लेराइज तो वो लोकल डिक्लेरेशन होगी। ओके हो गया। तो इसी तरह जैसे हम फंक्शन को डिक्लेराइज करा सकते हैं, इसी तरह हम वेरिएबल्स को भी लोकल एंड ग्लोबल बना सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स एंड वाई क्या हैं, मेन फंक्शन के वेरिएबल हैं, इन्हें मैं ऐड फंक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर मैं इन्हें बनाता ग्लोबल वेरिएबल, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ एक्स के नाम से और उसके अंदर रखा देता हूँ 5। ओके हो गया। तो अब ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। अब जहाँ पे भी मैं चाहूँ एक्स को यूज़ कर सकता हूँ, हमें एरर देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर मैं इसे यहाँ पे यूज़ करता हूँ सी आउट एक्स, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी 5।
यहाँ पे एरर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि x हमारा क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है, इसे हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है इंटर 2 नंबर्स। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ 10 एंड 20। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें शो हुआ 5, उसके बाद हमें शो हुआ सम इज 30। ये 5 हमें क्यों शो हुआ, क्योंकि हमने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया हुआ था x के नाम से, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है। सो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी फंक्शन को ग्लोबल बना सकते हैं और किसी भी वेरिएबल को ग्लोबल बना सकते हैं। तो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर एक ही फंक्शन के अंदर हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल का नेम भी सेम हो और लोकल वेरिएबल का नेम भी सेम हो तब क्या होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है x के नाम से और वो ग्लोबल वेरिएबल है, और अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ x के ही नाम से और उसके अंदर असाइन करा देता हूँ 3। तो अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे कौन सा x प्रिंट होगा, ये वाला x जिसके अंदर 3 रखा हुआ है या फिर ये वाला x जिसके अंदर 5 रखा हुआ है और ये ग्लोबल वेरिएबल है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हमारे नेम सेम होंगे एक ही फंक्शन के अंदर, हमने लोकल वेरिएबल भी बनाया हुआ है उसी नाम से जो कि हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल है, तो प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी लोकल वेरिएबल को। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 प्रिंट होने वाली है। ओके हो गया। मैं आपको कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ। सो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 10 एंड यहाँ पे एंटर करता हूँ 50। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है 3 क्या है, हमारे पास लोकल वेरिएबल है। ओके हो गया, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल के अंदर हमने क्या रखाया हुआ था, 5 रखाया हुआ था। तो यहाँ पे हमें प्रिंट होके मिला लोकल वेरिएबल। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि लोकल वेरिएबल प्रिंट ना हो बल्कि ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट हो, तो आप क्या कर सकते हैं, x से पहले स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है, आपने क्या करना है, यहाँ पे लगाना है कॉलन 2 बार। अगर आप 2 बार कॉलन लगाएंगे तो इसे हम कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। वैसे इसे मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ आने वाली वीडियोस में, जहाँ पे हम कवर करेंगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को। तो यहाँ पे भी मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, अब ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट होगा। अगर आप किसी भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल का नेम सेम रखते हैं जैसा कि ग्लोबल वेरिएबल का नेम है, तो वो क्या होगा, लोकल वेरिएबल प्रिंट होगा। बट अगर आप ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँगा तो हमें ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे मिलेगा। सो हमें यहाँ पे शो हो रहा है इंटर 2 नंबर्स। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ 20 एंड 30। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें सम शो हो रहा है 50, बट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 5 क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट कराया हुआ है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करके। सो मैं क्या करता हूँ, आपको एक और रूल बताता हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है कि अगर आपने फंक्शन की डेफिनेशन को मेन फंक्शन से, यानी कि फंक्शन को कॉल करने से पहले लिखा हुआ है तो क्या होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेन फंक्शन से पहले इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो फंक्शन की डेफिनेशन को मैंने मेन फंक्शन से पहले पेस्ट किया हुआ है। पहले मैंने क्या किया था, मेन के नीचे लिखा हुआ था, अब मेन से ऊपर मैंने डेफिनेशन को लिख दिया है। तो जब फंक्शन कॉल होगा तो कंपाइलर को पहले ही पता होगा कि यहाँ पे ऐड फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो अब हमें फंक्शन को डिक्लेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम मेन फंक्शन से पहले, यानी कि फंक्शन को कॉल करने से पहले उसकी डेफिनेशन को लिखते हैं तो हमें फंक्शन को डिक्लेयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके हो गया। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँगा तो हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल एंड रन हुआ
अब अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 20 एंड 30, तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम ठीक तरह से वर्क कर रहा है। सो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स एंड फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं फंक्शन के अंदर कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस को। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया x के नाम से, जिसके अंदर मैंने असाइन करा दिया 5 को। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे बनाया रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल बनाने का क्या तरीका होता है कि वेरिएबल के नेम से पहले हम क्या करते हैं, एम्परसेंड सिंबल का यूज़ करते हैं। कुछ लोग इसे एंड का सिंबल भी कहते हैं। तो आपने क्या करना है कि वेरिएबल के नेम से पहले एम्परसेंड सिंबल का यूज़ करना है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हैं। बट रेफरेंस वेरिएबल को बनाने के लिए एक दूसरी शर्त भी है कि आपने क्या करना होता है कि इस वेरिएबल को बनाते वक्त ही इनिशियलाइज कराना होता है। ओके हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे y के नाम से एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया और बनाते वक्त ही उसके अंदर असाइन करा दी x की वैल्यू। ओके हो गया। तो आपने क्या करना है, एक तो इससे पहले एम्परसेंड सिंबल का यूज़ करना है। दूसरी शर्त क्या है कि आपने इसे बनाते वक्त ही इनिशियलाइज करना है। तो मैंने क्या किया, इसे इनिशियलाइज करा दिया x के साथ। उसके बाद मैंने क्या किया कि इस रेफरेंस वेरिएबल के अंदर एडिशन कराई 1 की, यानी कि इंक्रीमेंट कराया। y प्लस प्लस का मतलब क्या होता है कि हमने 1 की एडिशन कराई। ओके हो गया। अब अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी। अगर नॉर्मली हम देखें तो x की वैल्यू 5 आनी चाहिए, बट यहाँ पे x की वैल्यू आने वाली है 6, क्योंकि हमने x को रखाया हुआ है रेफरेंस वेरिएबल के अंदर। इसका मतलब यह है कि y के अंदर x का रेफरेंस आ चुका है। अगर x का रेफरेंस आ चुका है तो y में जो भी तब्दीली होगी वो x में भी होगी, क्योंकि y के अंदर क्या है, x का रेफरेंस है। इसका मतलब आप यूं भी समझ सकते हैं कि y क्या है, x का एक दूसरा नाम है। ओके हो गया। y क्या है, x का एक दूसरा नाम है। तो y में अगर इंक्रीमेंट होगा तो मतलब x में भी होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें मिलेगी 6, और अगर y को हम प्रिंट कराएंगे तो उसकी वैल्यू भी 6 हो चुकी है। ओके हो गया। तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगी 6। आई होप कि आपको रेफरेंस वेरिएबल का आइडिया हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं डेव C++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल प्रोग्राम देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ a के नाम से, उसके अंदर मैं रखा देता हूँ 5। ओके हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनिशियल वैल्यू ऑफ a इज। ओके हो गया। इनिशियल वैल्यू a की हमारे पास क्या होगी, 5 होगी, क्योंकि हमने इसके अंदर 5 रखाया हुआ है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। तो फंक्शन मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इंक्रीमेंट के नाम से। ओके हो गया। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करा लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि फंक्शन बनाते वक्त, यानी कि फंक्शन को कॉल करते वक्त इसके अंदर a की वैल्यू को पास कर देता हूँ। a की वैल्यू पास कर दी मैंने। यहाँ पे रिसीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया b के नाम से। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे b की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ 1 के साथ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोग्राम बना सकते हैं, बस मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझाने वाला हूँ कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का। ओके हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि रिटर्न करा देता हूँ b की वैल्यू को। तो यहाँ पे हमारा रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट होगा। ओके हो गया। यहाँ पे क्योंकि हम b को रिटर्न करा रहे हैं और b क्या है, इंट टाइप का है, तो यहाँ पे हमारे पास रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और एंड पे लगा देते हैं सेमी कॉलन। इससे हम कहते हैं फंक्शन की डिक्लेरेशन। ओके हो गया। तो यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया, ये हमारे पास क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन है, और ये हमारे पास क्या है, फंक्शन की डिक्लेरेशन है। कंपाइलर जब इस प्रोग्राम को चेक करेगा
तो यहाँ पे कंपाइलर हमें एरर थ्रो नहीं करेगा, क्योंकि कंपाइलर को पहले ही पता होगा कि इंक्रीमेंट क्या है, एक फंक्शन है, क्योंकि हमने कॉल से पहले इसे डिक्लेयर कराया हुआ है। वैसे ये तमाम बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि वैल्यू रिटर्न होके आएगी फंक्शन की जगह पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ रिज़ल्ट के नाम से, और जो भी वैल्यू आएगी उसे हम रखा लेंगे रिज़ल्ट के अंदर। ओके हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ रिज़ल्ट की वैल्यू। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करूँगा तो हमने यहाँ पे एक ही वैल्यू प्रिंट कराई, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5। उसके बाद हमने क्या किया, इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल किया, और यहाँ पे हमने क्या किया, बी में रिसीव की ए की वैल्यू और उसमें इंक्रीमेंट कराया 1 का, रिटर्न कराया बी को। तो बी में क्या हो चुका होगा, 6। ओके हो गया, बी के अंदर 6 आ चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 5 पास किया, इंक्रीमेंट हो जाने के बाद बी के अंदर 6 होगा, उसे हमने रिटर्न किया और उसे हमने रिजल्ट में लिया। तो यहाँ पे रिजल्ट में हमें शो होगा 6, और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू ए की क्या थी, ए थी। तो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है इनिशियल वैल्यू ऑफ ए इज 5 एंड रिजल्ट इज 6। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो जाने के बाद ए की वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ, और यहाँ पे हम लिखते हैं कि वैल्यू ऑफ ए आफ्टर कॉलिंग फंक्शन इज। तो आप मुझे यहाँ पे बताएं कि ए की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ए के अंदर 5 था, यहाँ पे 5 प्रिंट हुआ, उसके बाद हमने ए को पास किया इंक्रीमेंट के अंदर, और यहाँ पे बी में रिसीव किया, बी की वैल्यू को इंक्रीज़ किया और उसे रिटर्न करा दिया, वो रिज़ल्ट में आ गया। और यहाँ पे अगर हम ए को प्रिंट कराएंगे तो ए में तो कोई भी तब्दीली नहीं हुई, ए के अंदर अभी भी क्या है, 5 ही है। तो इनिशियल भी वैल्यू 5 होगी और फंक्शन के बाद भी वैल्यू 5 ही होगी, रिजल्ट में आएगा 6। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए की इनिशियल वैल्यू भी 5 है और फंक्शन कॉल हो जाने के बाद भी 5 ही है, जबकि रिजल्ट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है। तो यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया और वैल्यू को पास किया, इसे हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू कि हमने फंक्शन को कॉल किया वैल्यू को पास करते हुए। ओके हो गया, इसे हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। बट इसमें क्या होता है कि जो हम पास करते हैं वेरिएबल, यानी कि उसकी वैल्यू को पास करते हैं, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होती। अब हम देख लेते हैं कॉल बाय रेफरेंस को। तो यहाँ पे रिसीव करते वक्त अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ ये वाला सिंबल एम्परसेंड वाला, यानी कि एंड वाला, तो अब क्या होगा, ये बी एक रेफरेंस वेरिएबल होगा, और इसके अंदर किसका रेफरेंस होगा, ए का रेफरेंस होगा। ओके हो गया, क्योंकि ए की ही वैल्यू पास हो रही है बी के अंदर। तो बी के अंदर रेफरेंस आ चुका है ए का, इसका मतलब ये हुआ कि बी क्या है, ए का ही एक दूसरा नाम है। अब अगर बी में कोई भी चेंजेस होंगी तो वो ए में भी होंगी। ओके हो गया, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 6 हो चुकी है, हमने रिटर्न कराया बी को, तो जब b की वैल्यू 6 होगी तो a की भी वैल्यू 6 हो चुकी है। तो अब अगर रिटर्न कराएंगे हम b को तो वो आएगा रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट में तो 6 होगा ही होगा, a में भी 6 आ चुका होगा क्योंकि b की वैल्यू 6 हो चुकी थी। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, अब हम इसे लिखेंगे कॉल बाय रेफरेंस, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया कि b में रखाया ए का रेफरेंस। ओके हो गया, तो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं तो हमें यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है। दरअसल हमने क्या किया यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस अनडिफाइंड रेफरेंस टू इंक्रीमेंट एंड। तो यहाँ पे दरअसल कंपाइलर हमें ये कहना चाहता है कि भाई साहब आपने फंक्शन की डेफिनेशन को तो चेंज कर दिया, बट आपने यहाँ पे डिक्लेरेशन को चेंज नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल बनाया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी डिक्लेरेशन को भी चेंज करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है इनिशियल वैल्यू ऑफ ए इज़ 5, वैल्यू ऑफ ए आफ्टर कॉलिंग फंक्शन इज 6 एंड रिजल्ट इज 6। ए की वैल्यू भी चेंज हो गई, जैसे ही बी की वैल्यू 6 हुई ए की वैल्यू भी 6 हो गई थी, क्योंकि ए क्या था हमारे पास, बी क्या था हमारे पास, ए का ही एक दूसरा नाम था, क्योंकि हमने बी के अंदर ए का रेफरेंस रखा हुआ था। ओके हो गया। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस को यूज कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। फंक्शंस इन C++ को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं इनलाइन फंक्शंस इन C++ को। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। इनलाइन फंक्शन को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बेनिफिट्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। मैं ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फंक्शन के बेनिफिट्स को रिलेट करूँगा इनलाइन फंक्शंस के साथ। तो आप यहाँ पे देख लें कि हमारे पास फर्स्ट बेनिफिट क्या है, मॉड्यूलराइजेशन। मॉड्यूलराइजेशन क्या होती है कि हम एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहले भी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर हम एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एडिशन के लिए एक फंक्शन बना सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए एक अलग फंक्शन बना सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक अलग फंक्शन बना सकते हैं, डिवीजन के लिए एक अलग फंक्शन बना सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अपने प्रोग्राम्स के पार्ट्स बना सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलराइजेशन। ओके हो गया। जब हम अपने प्रोग्राम को पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो उसे रीड करना क्या होगा, इजी होगा। ओके हो गया। हमें पता होगा कि ये एडिशन के लिए फंक्शन है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये डिवीजन के लिए, तो उसे रीड करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। उसे डीबग करना भी इजी हो जाएगा, यानी कि उसमें से अगर हमने एरर को फाइंड आउट करना है या फिर उसकी टेस्टिंग करनी है तो वो भी हमारे लिए इजी हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि मॉडिफाई करें किसी भी कोड को तो उसे मॉडिफाई करना भी इजी होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये एडिशन का कोड है, ये सब्ट्रैक्शन का एंड ये डिवीजन का। ओके हो गया। उसके बाद अवॉइड्स रीराइटिंग ऑफ सेम कोड ओवर एंड ओवर। जब हम एक फंक्शन बना लेते हैं तो उसके बाद हमें वही कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ता। हम क्या करते हैं, फंक्शन को जस्ट कॉल करा लेते हैं। ओके हो गया। तो हमें दोबारा एक ही कोड को बार बार नहीं लिखना पड़ता। बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन, ये भी मैंने आपको बताया था कि फंक्शन की मदद से हम मेमोरी को किस तरह से बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन को मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमने कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम बनाया और उसे रैम में चाहिए 5 किलोबाइट्स मेमोरी। ओके हो गया। तो कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाते वक्त एक ही फंक्शन के अंदर मैंने सारी की सारी कोडिंग कर दी और उसे चाहिए 5 किलोबाइट्स मेमोरी। ओके हो गया। बट अगर मैं फंक्शंस बना लेता, एडिशन के लिए अलग फंक्शन बनाता, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग फंक्शन बनाता, डिवीजन के लिए अलग फंक्शन बनाता, तो यहाँ पे क्या होता कि 5 किलोबाइट्स मेमोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? फॉर एग्जांपल, एडिशन का जो हमारे पास फंक्शन है वो 1 किलोबाइट मेमोरी ले रहा है। ओके हो गया। जैसे ही एडिशन का फंक्शन कॉल होगा तो 1 किलोबाइट मेमोरी लेगा वो फंक्शन। ओके हो गया। जैसे ही एडिशन का काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हमारा फंक्शन क्या करेगा, जब फिनिश हो जाएगा तो मेमोरी को रिलीज़ कर देगा। वो 1 किलोबाइट भी हम बाद में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एडिशन का काम हो गया, फंक्शन फिनिश हो गया, तो वो मेमोरी क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। उसी मेमोरी को हम सब्ट्रैक्शन वाले फंक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही सब्ट्रैक्शन वाला फंक्शन फिनिश होगा तो वो भी क्या करेगा, मेमोरी को रिलीज़ कर देगा। बट अगर हम एक ही फंक्शन में ये सारी फंक्शनैलिटी करेंगे तो क्या होगा कि 5 किलोबाइट मेमोरी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर हम उसे टुकड़ों में बांट देंगे तो क्या होगा कि जब एक फंक्शन चलेगा तो वह मेमोरी लेगा, उसके बाद उसे रिलीज़ कर देगा। तो इस तरह से क्या होगा कि बेटर मेमोरी यूटिलाइज होगी, क्योंकि जो रिलीज़ होगी मेमोरी उसे हम आगे यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सारे क्या हैं, बेनिफिट्स हैं फंक्शंस के। बट इनमें से मेन जो बेनिफिट है वो क्या है, बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन। ओके हो गया। तो फंक्शन क्या करता है, मेमोरी को सेव करता है। फंक्शन कंज्यूम मेमोरी ओनली व्हेन इट इज़ कॉल्ड एंड रिलीज फ्रॉम रैम एज सून एज इट फिनिशेज। तो क्या होता है कि फंक्शन जब भी कॉल होता है तो मेमोरी लेता है और जैसे ही उसका काम पूरा हो जाता है तो मेमोरी रिलीज़ हो जाती है। फंक्शन के बेनिफिट्स को तो हमने देख लिया, अब हम देख लेते हैं ड्रॉबैक ऑफ फंक्शंस।
ओके हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे ही फंक्शन कॉल होता है तो उसके बाद क्या होता है, कंट्रोल हमारा शिफ्ट होता है फंक्शन की डेफिनेशन पे। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही फंक्शन फिनिश हो जाता है तो हमारा कंट्रोल वापस शिफ्ट होता है फंक्शन कॉल वाली जगह पे। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे फंक्शन टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि कॉल के वक्त क्या होगा, कंट्रोल जंप करेगा फंक्शन की डेफिनेशन पे और उसके बाद जैसे ही फंक्शन फिनिश होगा कंट्रोल वापस शिफ्ट होगा कहाँ पे, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। तो इसलिए ये क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ओके हो गया। ये क्या है, फंक्शन का ड्रॉबैक है। सो अब हमें क्या करना चाहिए कि फंक्शन बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। अगर हम फंक्शन बनाते हैं, ओके हो गया, तो हमें ये सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे कि मॉड्यूलराइजेशन भी अचीव होगी, इजी टू रीड, इजी टू डीबग, इजी टू मॉडिफाई, बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। बट अगर हम फंक्शन बनाते हैं तो उसका ड्रॉबैक क्या है हमारे पास, कि वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि फंक्शन बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि हमें फंक्शन बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, मेनली बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन होती है। बट अगर हमारा फंक्शन इस तरह का फंक्शन है जो कि ज़्यादा मेमोरी को नहीं बचा रहा, हो सकता है कि हमने एक ऐसा फंक्शन बनाया जिसके अंदर 2 से 3 लाइंस का ही कोड है, ओके हो गया, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा मेमोरी नहीं बचेगी, बल्कि क्या होगा, उल्टा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो हम क्या चाहेंगे कि जो फंक्शन हमारे स्मॉल फंक्शंस हैं उन्हें हम फंक्शन ना बनाएं, बल्कि उनकी जो कोडिंग है उसे वहीं पे ही चिपका दें जहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया था, उन्हें फंक्शन ना बनाएं। बट इससे क्या होगा कि हमें बाकी जो इसके बेनिफिट्स हैं वो भी नहीं मिलेंगे। इजी टू रीड, इजी टू डीबग, इजी टू मॉडिफाई, ठीक है, बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन वाला जो प्रोसेस था, ठीक है, उसको अगर हम देखें तो ज़्यादा वो मेमोरी नहीं बचा रहा, तो हम फंक्शन नहीं बनाएंगे। बट अगर हम फंक्शन नहीं बनाएंगे तो उसके बाकी बेनिफिट्स भी हमें नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे हम हो जाते हैं कंफ्यूज कि हमें किस फंक्शन को फंक्शन बनाना चाहिए और कौन सा ऐसा कोड है जिसे हमें फंक्शन नहीं बनाना चाहिए। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर 2 से 3 लाइंस का कोड है और उसे आप ज़्यादा बार कॉल नहीं करवा रहे, ज़्यादा बार वो आपके प्रोग्राम में यूज़ नहीं हो रहा, तो आप उसे फंक्शन ना बनाएं, ठीक है। बट यहाँ पे C++ हमें एक ऑप्शन देती है इनलाइन फंक्शन का। इनलाइन फंक्शन क्या करता है, आगे हम देखते हैं। यहाँ पे इनलाइन फंक्शन ये काम करता है कि आप फंक्शन तो बनाएं, चाहे वो 2 से 3 लाइंस का ही कोड है, आप फंक्शन बनाएं, क्योंकि आपको बेनिफिट्स मिलते हैं फंक्शन से रिलेटेड। बट जो टाइम कंज्यूमिंग वाला प्रोसेस है उसे C++ हैंडल करेगी इनलाइन फंक्शन के द्वारा, ओके हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, चाहे आपका फंक्शन 2 से 3 लाइंस का भी है, आप उसे फंक्शन बना दें, बट फंक्शन बनाने से पहले आपने क्या करना है, इनलाइन कीवर्ड लिखना है। इनलाइन कीवर्ड से क्या होगा, कंपाइलर डिसाइड करेगा कि इसे फंक्शन बनाना है या फिर नहीं बनाना। अगर कंपाइलर को लगेगा कि इसके अंदर ज़्यादा मेमोरी बच रही है फंक्शन बनाने की वजह से, तो कंपाइलर क्या करेगा, उसे फंक्शन बनाएगा। मतलब अगर ज़्यादा कोड होगा तो कंपाइलर उसे फंक्शन बना देगा, और अगर उसके अंदर 1-2 लाइंस का ही कोड होगा तो कंपाइलर डिसाइड करेगा कि इसे फंक्शन बनाना है या फिर नहीं बनाना, ओके हो गया। अगर नहीं बनाना तो कंपाइलर क्या करेगा, वो जो कोड है फंक्शन वाला उसे उठा के फंक्शन कॉल की जगह पे चिपका देगा, और हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा, क्योंकि जंपिंग नहीं होगी, कंट्रोल हमारा शिफ्ट फंक्शन के ऊपर नहीं होगा। हालांकि हमने फंक्शन बनाया हुआ है, बट कंपाइलर खुद से ये काम करेगा कि उसे इनलाइन फंक्शन बना देगा, यानी कि उसके कोड को चिपका देगा फंक्शन कॉल के ऊपर। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। सो लास्ट वीडियो में कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस को समझने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप क्या करें, मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें। इसमें आपको तमाम लेक्चर सीक्वेंस में देखने को मिलेंगे, ओके हो गया। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने असाइन कराया 5,
उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे ए की वैल्यू को प्रिंट कराया। बट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ों को चेंज करता हूँ। जैसे इसे यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ, इसे भी यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं इसे रेफरेंस नहीं बनाता। तो अब अगर देखें तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है ए जिसके अंदर रखा हुआ है 5। उसके बाद मैंने क्या किया, इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल किया, तो उसके अंदर मैंने पास कर दी ए की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉल बाय वैल्यू। तो हमने ए की वैल्यू को पास किया और यहाँ पे फंक्शन बनाते वक्त हमने क्या किया, ए की वैल्यू को रिसीव किया बी के अंदर। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे बी में इंक्रीमेंट किया और उसे वापस रिटर्न करा दिया। ओके हो गया। और अगर हम चाहें तो इसे भी एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे इरेज कर देता हूँ। ओके हो गया, यहाँ से इसे मैं इरेज कर देता हूँ और रिटर्न करा देता हूँ b+1। ओके हो गया। तो उसके बाद क्या होगा कि b में इंक्रीमेंट होगा 1 का और हम उसे रिटर्न करा देंगे वापस। तो यहाँ पे कंट्रोल वापस आएगा जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था और वैल्यू चली जाएगी रिजल्ट के अंदर और हम उसे यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। ओके हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप यहाँ पे देखें कि हमने इंक्रीमेंट को एक फंक्शन बना दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, कंट्रोल यहाँ पे शिफ्ट होगा फंक्शन पे और जैसे ही हम यहाँ पे रिटर्न कराएंगे वैल्यू को तो कंट्रोल वापस शिफ्ट होगा जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। इसकी वजह से क्या होगा, टाइम कंज्यूम होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा प्रोग्राम को रन होने में। तो यहाँ पे हमें इस फंक्शन को फंक्शन नहीं बनाना चाहिए था, बट अगर हम नहीं बनाएंगे तो बाकी फ़वायद से भी हमें हाथ धोना पड़ेगा, इजी टू रीड, इजी टू डीबग वगैरह वगैरह। ओके हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपाइलर के ऊपर रख देंगे कि इसे फंक्शन बनाना है या फिर नहीं बनाना। हम तो बना देंगे। तो डिक्लेयर करते वक्त हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, इसे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके हो गया। इसे क्या कहते हैं हम, फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन को कॉल करने से पहले कंपाइलर को पता होना चाहिए कि ये इंक्रीमेंट क्या है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिक्लेयर भी कराना पड़ेगा। तो फंक्शन डिक्लेयर करते वक्त आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है इनलाइन। इनलाइन लिखने से क्या होगा, हमने कंपाइलर को कहा कि कंपाइलर साहब आपने डिसाइड करना है कि इस फंक्शन को इनलाइन बनाना है या फिर नहीं बनाना। अगर ज़्यादा कोड है तो कंपाइलर क्या करेगा, इसे फंक्शन बनाएगा, हमारा कंट्रोल शिफ्ट होगा, जंप करेगा यहाँ पे, फिर वापस जंप करेगा यहाँ पे। ओके हो गया। अगर इसके अंदर लाइंस ज़्यादा नहीं हैं, 1-2 लाइंस ही हैं, तो कंपाइलर क्या करेगा, इसका कोड यहाँ से उठाएगा और यहाँ पे चिपका देगा। ओके हो गया। तो क्या होगा, फिर हमारा कंट्रोल शिफ्ट नहीं होगा। देखने में तो हमें लगेगा कि हमने फंक्शन बनाया हुआ है, बट कंपाइलर इसे फंक्शन नहीं मानेगा, बल्कि इसकी कोडिंग को यहाँ पे चिपका देगा। ओके हो गया। तो इसे हम कहते हैं इनलाइन फंक्शन। तो यहाँ पे हमने इनलाइन फंक्शन बनाया। मैंने आपको एक और तरीका भी बताया था फंक्शन को डिफाइन करने का। तो अगर आप क्या करते हैं, इसे यहाँ से कट करते हैं और मेन फंक्शन से पहले इसे डिफाइन करते हैं, तो आपको यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके हो गया। तो अगर फंक्शन कॉल से पहले आप क्या करते हैं, इसे डिफाइन करते हैं, तो आपको डिक्लेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम कैसे इनलाइन कीवर्ड बनाएंगे, यहाँ पे हम फंक्शन डेफिनेशन से पहले लिख देंगे इनलाइन। वहाँ पे हमने क्या किया था, डिक्लेरेशन से पहले लिखा था, क्योंकि अब डिक्लेरेशन तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, डेफिनेशन में ही पहले लिख देंगे इनलाइन, उसके बाद हम लिखेंगे रिटर्न कीवर्ड। ओके हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न टाइप आएगा इंट, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू को हम रिटर्न करा रहे हैं। उसके बाद फंक्शन का नेम होगा। सो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन को इनलाइन फंक्शन बना सकते हैं। अगर आपके फंक्शन के अंदर ज़्यादा लाइंस की कोडिंग है तो आप यहाँ पे इनलाइन कीवर्ड ना लिखें, क्योंकि हमें पता है कि इसे फंक्शन बनाने की ज़रूरत है। बट अगर आपके फंक्शन के अंदर कम लाइंस का कोड है, जैसे 2, 3, 4, 5, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे इनलाइन बना सकते हैं, कंपाइलर पे डाल सकते हैं कि ये फंक्शन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। फंक्शंस इन C++ को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स इन C++ को। तो आइए शुरू करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। सो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये फंक्शन से रिलेटेड हमारी 8th वीडियो है। अगर आप फंक्शन से रिलेटेड मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम लेक्चर्स को सीक्वेंस के अंदर बनाया हुआ है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। तो बढ़ते हैं लेक्चर की जानिब। तो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाता हूँ x एंड y के नाम से। ओके हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यूज़र से दो नंबर्स लेता हूँ, इंटर टू नंबर्स। सो यूज़र को जब ये मैसेज होगा तो यूज़र क्या करेगा, दो नंबर्स इंटर करेगा और हम क्या करेंगे, उन्हें x एंड y के अंदर रखा देंगे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सम इज, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सम के नाम का एक फंक्शन कॉल कराता हूँ। ओके हो गया। और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, x एंड y की वैल्यू को पास कर देता हूँ। उसके बाद लाइन को एंड कर देता हूँ। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ सम के नाम से। क्योंकि हमने यहाँ पे x एंड y की वैल्यू को पास किया, तो उसे रिसीव करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाऊँगा a एंड b के नाम से। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिटर्न कराता हूँ a प्लस b। तो यहाँ पे क्या होगा, a एंड b की एडिशन होगी और हम उसे रिटर्न करा देंगे। क्योंकि a एंड b हमारे पास इंट टाइप के हैं, तो सम भी क्या होगा, इंट टाइप का होगा। तो यहाँ पे हमने इंट टाइप की वैल्यू को रिटर्न कराया, तो यहाँ पे सम वाले फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट होगा। ओके हो गया। तो अब ये जब प्रोग्राम चलेगा यहाँ से, तो मेन फंक्शन के बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, दो वेरिएबल्स को हमने डिक्लेयर कराया, दो नंबर्स लिए यूज़र से, x एंड y में वैल्यू आई। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा सम इज, बल्कि क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो जाएगा। और फंक्शन के कॉल होने के बाद यहाँ पे आप देखें कि फंक्शन जैसे ही कॉल हो रहा होगा तो कंपाइलर को नहीं पता कि सम क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस फंक्शन को डिक्लेयर कराना पड़ेगा। डिक्लेयर हम किस तरह से करा सकते हैं, इसकी ये जो डेफिनेशन है इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसे ग्लोबली डिक्लेराइज करा देता हूँ। ओके हो गया। एंड पे सेमीकोलन लगा देंगे। तो अब कंपाइलर जानता है कि सम क्या है, एक फंक्शन है। ओके हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल हमारा शिफ्ट हो जाएगा सम वाले फंक्शन के ऊपर और यहाँ पे x एंड y की वैल्यू आ जाएगी a एंड b के अंदर, उसकी एडिशन होगी और यहाँ पे वैल्यू रिटर्न होके वापस आएगी यहाँ पे और हमें शो होगा सम इज। ओके हो गया। तो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है इंटर टू नंबर्स। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ 10 एंड 20, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है सम इज 30। ओके हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स को यूज़ करने वाली कोडिंग लिखता हूँ। उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं z के नाम से। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूज़र से 3 नंबर्स लेता हूँ, इंटर 3 नंबर्स। तो यूज़र क्या करेगा, 3 नंबर्स इंटर करेगा, उन्हें मैं रखा लूँगा x, y एंड z के अंदर। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सम को कॉल करते वक्त x, y के साथ यहाँ पे z को भी पास कर दूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्योंकि हमने 3 वैल्यूज़ को यहाँ पे पास किया, तो रिसीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट c। एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि आपने एक डेटा टाइप के साथ तीनों वेरिएबल्स नहीं बनाने, हर वेरिएबल के लिए आपने डेटा टाइप लाजमी लिखना है। ओके हो गया। तो अब क्या होगा, ये तीनों वैल्यूज़ पास होंगी किस में, a, b एंड c में, और यहाँ पे मैं क्या कराऊँगा, इनकी एडिशन कराऊँगा। ओके हो गया। यहाँ पे तीनों वेरिएबल्स की एडिशन हो गई और वापस आ गई यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे हमें प्रिंट होगा सम इज़। बट यहाँ पे आप देखें कि
जब हमारा प्रोग्राम यहाँ से चेक होना स्टार्ट होगा कंपाइलर के द्वारा, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटर टू नंबर्स एक्स एंड वाई में वैल्यू भी आ गई। यहाँ पे जब फंक्शन कॉल होगा तो इसमें हमने 2 वैल्यूज़ को पास किया हुआ है, बट यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन में अगर हम देखें तो हम रिसीव कितनी वैल्यूज़ को कर रहे हैं, 3 वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे हमें एरर देखने को मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ पे कंपाइल एंड रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ कि क्योंकि यहाँ पे हमने ये डेफिनेशन चेंज की 3rd वेरिएबल के लिए, इसे मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके हो गया, ये तो ओके हो गया। अब यहाँ पे इस फंक्शन के लिए हमें एरर देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा कर्सर यहाँ पे रुका हुआ है। अब अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे इसे जूम करूँ तो आप एरर देख सकते हैं, टू फ्यू आर्गुमेंट्स टू फंक्शन इंट सम इंट एंड इंट। तो यहाँ पे कंपाइलर हमें बता रहा है कि भाई साहब आपने जो फंक्शन डिक्लेयर कराया हुआ है उसके अंदर क्या है, हमारे पास 3 आर्गुमेंट्स हैं इंट टाइप के, और यहाँ पे ये जो आपने फंक्शन कॉल में लिखा हुआ है यहाँ पे तो आपने 2 वैल्यूज़ को पास किया हुआ है, तो यहाँ पे लोचा होगा। ओके हो गया। तो अब हम चाहते हैं कि ये 3 वाला भी चले और 2 वाला भी चले, और डिफाइन करते वक्त जस्ट हमें एक ही फंक्शन बनाना पड़े। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो ये तीसरे के लिए तो चल जाएगा, यानी कि 3 वेरिएबल्स वाले के लिए तो ये फंक्शन चलेगा, हमें पता है। यहाँ पे हम 2 आर्गुमेंट्स को पास कर रहे हैं, यहाँ पे मसला हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि डिक्लेयर करते वक्त जो हमारा तीसरा वेरिएबल है उसके अंदर हम कोई भी वैल्यू असाइन करा देते हैं, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे असाइन करा देता हूँ 0, क्योंकि हम एडिशन कराने वाले, हम नहीं चाहते कि हमारी एडिशन का जो आंसर है वो रॉन्ग आए। ओके हो गया। तो यहाँ पे मैंने 0 असाइन करा दिया। अब क्या होगा कि जब ये वाला सम कॉल होगा, x की वैल्यू तो पास होगी और आएगी a के अंदर, y की वैल्यू पास होगी और आएगी b के अंदर। यहाँ पे क्योंकि तीसरी वैल्यू नहीं है तो क्या होगा, c के अंदर क्या आएगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी जो कि 0 है। और जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो तीनों वैल्यूज़ हैं, तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे पास हो जाएंगी और डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू यहाँ पे यूज़ नहीं होगी। अगर तीसरी वैल्यू नहीं होगी तब क्या होगा, ये वाला नंबर यहाँ से लिया जाएगा। ओके हो गया। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिला, और हमें यहाँ पे शो हो रहा है इंटर 2 नंबर्स। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ 10 एंड 15। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है सम इज 25। अब क्या हो रहा है, दूसरा जो हमने फंक्शन कॉल कराया था उससे पहले मैंने लिखा था इंटर 3 नंबर्स। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 10, 20 एंड 30। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरे फंक्शन के लिए हमें यहाँ पे शो हुआ सम इज 60। सो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपने एक चीज़ और भी जहन में रखनी है। अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तीसरे वेरिएबल में कुछ भी नहीं रखा था बल्कि इसके अंदर 0 रखा देता हूँ, तो अब भी हमें एरर देखने को मिलेगा क्योंकि ये दूसरा वेरिएबल है। ओके हो गया। x की वैल्यू आएगी यहाँ पे a के अंदर एंड y की वैल्यू आनी थी b के अंदर। ओके हो गया। अगर b की वैल्यू यानी कि y हम यहाँ पे पास ना करें तो ये वाला हमारा डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट लिया जाएगा, बट यहाँ पे तो हमने तीसरा वेरिएबल पास नहीं किया। उसकी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, तो उसकी वैल्यू तो यहाँ पे होनी चाहिए थी। तो अगर आप इसे डिफ़ॉल्ट बनाना चाहते हैं तो तीसरे वेरिएबल के लिए क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट रखना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पे एक वैल्यू होती तो क्या होता, b की वैल्यू जो होती वो डिफ़ॉल्ट ली जाती और c की भी डिफ़ॉल्ट ली जाती। ओके हो गया। और यहाँ पे आप चाहें तो 2 वेरिएबल्स भी पास कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसे डिफ़ॉल्ट नहीं बनाते, जस्ट c को ही डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। सो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट आर्गुमेंट्स को पास करके एक ही फंक्शन डेफिनेशन बना सकते हैं।
बट आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। सो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है हमारे पास? फंक्शन ओवरलोडिंग इज ए फीचर इन C++ where two or more functions can have the same name but different parameters. So फंक्शन ओवरलोडिंग C++ का एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, दो या फिर दो से ज़्यादा फंक्शंस के नेम सेम रख सकते हैं, बट इसमें एक शर्त है कि पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए। फंक्शन से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फंक्शन का जो नेम होता है वो यूनिक होता है, बट वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम फंक्शन का नेम सेम रख सकते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग की मदद से। ओके हो गया। तो अब हम देख लेते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग की मदद से हम दो या फिर दो से ज़्यादा फंक्शन के नेम सेम किस तरह से रख सकते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग इज़ द एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म फीचर इन C++। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म की एक एग्जांपल है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फ का मतलब होता है शक्लें, एक ही चीज़ की बहुत सी शक्लें, यानी कि हमारे पास क्या होगा, नेम सेम होगा, उसी तरह के बहुत से फंक्शंस होंगे। बट इसे हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक प्रिंसिपल है। अब हम देख लेते हैं कि हम फंक्शंस को किस तरह से ओवरलोड कर सकते हैं। सो अगर हम किसी भी फंक्शन का नेम सेम रखना चाहते हैं, यानी कि दो या फिर दो से ज़्यादा फंक्शंस के नेम सेम रखना चाहते हैं, तो इन तीन कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन का फुलफिल होना ज़रूरी है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ओके हो गया। या तो क्या होना चाहिए, पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए। ओके हो गया। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स, डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है सम के नेम से, पैरामीटर्स इसमें कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें तो यहाँ पे सम के नाम का ही फंक्शन है और इसमें हमने एक पैरामीटर को पास किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि पैरामीटर 0 है और यहाँ पे एक पैरामीटर है। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है, डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। नंबर क्या है यहाँ पे, डिफरेंट है, यहाँ पे 0 पैरामीटर्स हैं और यहाँ पे 1 पैरामीटर्स है। और अगर हम तीसरी एग्जांपल देखें तो ये भी सम के नाम का ही फंक्शन है, इसके अंदर एक ही पैरामीटर है। ये वाली हमारी कंडीशन तो यहाँ पे फुलफिल नहीं होगी। अगर हम सेकंड एंड थर्ड को देखें तो इसमें भी एक पैरामीटर है और इसमें भी एक पैरामीटर है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें सेकंड पॉइंट को तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स। तो यहाँ पे क्या है, इंट टाइप का एक पैरामीटर है और यहाँ पे फ्लोट टाइप का एक पैरामीटर है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगी। अगर यहाँ पे हम क्या करते, इंट टाइप का एक पैरामीटर रखते और यहाँ पे भी इंट टाइप का रखते, तो फिर फंक्शन ओवरलोडिंग ना होती और हमें एरर थ्रो होता। ओके हो गया। और आगे देखते हैं हम फोर्थ पॉइंट को। यहाँ पे मैंने क्या किया, दो पैरामीटर्स को पास किया हुआ है, तो इसमें भी फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है, 1 पैरामीटर है, इसमें भी 1 है और इसमें 0 है, तो यहाँ पे भी फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगी। अगर फिफ्थ पॉइंट को हम देखें तो इसमें क्या है, इंट ए फ्लोट बी, यहाँ पे भी दो पैरामीटर्स हैं। अगर आप फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट को देखें तो इसमें क्या होगा, फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगी, क्योंकि ठीक है पैरामीटर्स की तादाद यहाँ पे सेम है लेकिन टाइप चेंज है। यहाँ पे क्या है, दोनों इंट टाइप के हैं और यहाँ पे एक इंट टाइप का एक फ्लोट टाइप का है। अगर हम सिक्स्थ पॉइंट को देखें तो यहाँ पे भी फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगी। इसमें भी दो पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे क्या था, हमारे पास एक पैरामीटर इंट टाइप का था और दूसरा फ्लोट टाइप का था। यहाँ पे भी ऐसे ही है, बट यहाँ पे अगर आप सीक्वेंस को देखें तो सीक्वेंस चेंज है। यहाँ पे पहले इंट टाइप का है और उसके बाद फ्लोट टाइप का पैरामीटर है, बट यहाँ पे पहले फ्लोट टाइप का पैरामीटर है और उसके बाद इंट टाइप का पैरामीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इन तीनों कंडीशंस को देखना है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो फंक्शन ओवरलोडिंग होगी। ओके हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसे देख लेते हैं प्रैक्टिकली। फंक्शन ओवरलोडिंग को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, सम ऑफ 5 and 6 इज, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करता हूँ, सम के नाम का एक फंक्शन है, और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, 5 and 6 को पास कर देता हूँ और यहाँ पे लाइन को एंड कर देता हूँ। ओके हो गया।
अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस फंक्शन को बना लेता हूँ, सम नाम का फंक्शन होगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 और 6 को रिसीव करने के लिए दो वेरिएबल्स बना लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे a और b के नाम से वेरिएबल्स बना लेता हूँ। क्योंकि हमने एडिशन करानी है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिटर्न करा देता हूँ a प्लस b को। और a प्लस b, यहाँ पे हमारे पास a और b क्या है, इंट टाइप के हैं, तो सम भी क्या होगा, इंट टाइप का होगा। तो रिटर्न टाइप यहाँ पे क्या होगा, इंट होगा। ओके हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे हमें प्रिंट होके मिलेगा सम ऑफ 5 और 6 इज, असल में क्या होगा, पहले फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल हो जाने की वजह से क्या होगा, इसकी डेफिनेशन चलेगी, इसकी एडिशन होगी और ये वैल्यू रिटर्न होके यहाँ पे आएगी। और यहाँ पे फिर हमें प्रिंट होके मिलेगा सम ऑफ 5 और 6 इज 11। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है सम ऑफ 5 और 6 इज 11। अब हम क्या करते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं और वो भी सम के नाम का। ओके हो गया। मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पास करता हूँ 5, 7 और 6, 5, 7 और 6। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे भी कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल बना लेता हूँ c के नाम का, और यहाँ पे हम एडिशन भी करा देते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास सम के नाम के दो फंक्शंस हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये वाला सम कॉल होगा तो आप मुझे बताएं कि कौन सा सम वाला फंक्शन यहाँ पे बाइंड होगा, ये वाला या फिर ये वाला। कंपाइलर देखेगा यहाँ पे पैरामीटर्स को, यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं, इसलिए ये वाला फंक्शन बाइंड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने 3 आर्गुमेंट्स को पास किया था। सो कंपाइलर यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा और फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगी क्योंकि इसमें क्या है, 2 पैरामीटर्स हैं और इसमें 3 पैरामीटर्स हैं। तो ये क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, इसलिए कंपाइलर इस फंक्शन को इसके साथ बाइंड करेगा और इस फंक्शन को इसके साथ बाइंड करेगा। ओके हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि पास करता हूँ 5.5 और यहाँ पे भी 5.5। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने डबल टाइप की वैल्यू को पास किया हुआ है तो रिसीव करने के लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे डबल लिखते हैं और यहाँ पे रिटर्न टाइप भी हमारा क्या होगा, डबल होगा। ओके हो गया। तो अब आप यहाँ पे अगर देखें तो अब भी कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होगा, इस सम के फंक्शन के लिए किसे वो बाइंड करेगा, इसे बाइंड करेगा। ओके हो गया। क्योंकि कंपाइलर देखेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 2 पैरामीटर्स वाले 2 फंक्शंस हैं, इसमें भी 2 पैरामीटर्स हैं और इसमें भी 2 पैरामीटर्स हैं, बट कंपाइलर यहाँ पे देखेगा कि हमने डबल टाइप की वैल्यू यहाँ पे पास की हुई है। तो कंपाइलर देखेगा यहाँ पे कि डबल टाइप का वेरिएबल किस फंक्शन में है, तो यहाँ पे है, इसलिए कंपाइलर क्या करेगा, इस फंक्शन को यहाँ पे बाइंड कर देगा और हमारी फंक्शन ओवरलोडिंग होगी। ओके हो गया। तो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है सम ऑफ 5 और 6 इज 11, सम ऑफ 5, 7 और 6 इज 18, सम ऑफ 5.5 और 6 इज 11.5। सो फंक्शन ओवरलोडिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ेगी, फंक्शन ओवरलोडिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हमने सेम फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करना हो। जैसे यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, सम ले रहे हैं, तो हम क्या चाहेंगे कि हम फंक्शन का नेम क्या रखें, सम ही रखें, चाहे हम 2 पैरामीटर्स पास कर रहे हैं चाहे हम 3 पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, बट फंक्शन का नेम क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। रीडेबिलिटी में हमें आसानी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन ओवरलोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह अगर आप क्या करते हैं कि एरिया कैलकुलेट करते हैं रेक्टेंगल का या फिर ट्राइंगल का या फिर सर्कल का, तो वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन का नेम सेम रख सकते हैं, एरिया। ओके हो गया। तो इस तरह की जगहों पे आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग करवा सकते हैं।
आई होप कि आपको फंक्शन ओवरलोडिंग समझ में आई होगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। सो आज हम देखने वाले हैं रिकरियन इन C++ को। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि रिकरियन होती क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ंक्शन अपने ही आप को दोबारा कॉल कर ले तो उस फंक्शन को हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिकरियन। सो हम इसे क्या करते हैं, एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ नंबर यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे रिकर्सिव फंक्शन को यूज़ करके। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यूज़र से एक नंबर ले लेंगे। यूज़र जो भी नंबर इंटर कराएगा उसे हम एक वेरिएबल में रखा लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फ़ंक्शन को कॉल करता हूँ फैक्टोरियल नाम के, और उसमें वो नंबर मैं पास कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे यूज़र ने इंटर किया 4, वो 4 का फैक्टोरियल लेना चाहता है। सो मैंने एक फ़ंक्शन बनाया फैक्टोरियल के नाम पे और उसमें 4 को पास कर दिया। सो यहाँ पे क्या होगा, ये फैक्टोरियल नाम का फ़ंक्शन चलेगा। 4 को हम यहाँ पे नम में रिसीव करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 कंडीशनें लगाई हुई हैं कि अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है, अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, रिटर्न होगा नम इनटू फैक्टोरियल, और उसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को डिक्रीज़ कर देंगे 1 के साथ। सो अब क्या हो रहा है कि एक फैक्टोरियल नाम का फंक्शन है और उसी में हम क्या कर रहे हैं, दोबारा फैक्टोरियल नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे पास एक रिकर्सिव फंक्शन है और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिकरियन कहते हैं। सो अब हम इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं कि इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी। सो यहाँ पे क्या होगा, जब भी हमारा प्रोग्राम रन होता है सो हमारे फंक्शन को क्या होता है, मेमोरी मिलती है, रैम में मेमोरी मिलती है। तो हमारे मेन फंक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, रैम में मेमोरी मिलेगी इस फंक्शन को। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे फैक्टोरियल नाम का फंक्शन कॉल होगा तो इसे भी क्या होगा, रैम में मेमोरी मिलेगी, तो ये भी रैम में आ जाएगा। अभी हमारे मेन फंक्शन का काम पूरा नहीं हुआ था, ठीक है। ये हमें यहाँ पे प्रिंट होके नहीं मिलेगा फैक्टोरियल ऑफ फलां, क्यों, क्योंकि पहले क्या होगा, फंक्शन कॉल हो जाएगा। इसीलिए हमारा ये वाला फंक्शन जो है ये पेंडिंग में चला जाएगा। सो ये हमारे पास अभी भी क्या है, रैम में पड़ा हुआ है। उसके बाद हमारे पास ये फैक्टोरियल वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे यूज़र ने इंटर किया था 4, नम में आ चुका है 4। इफ़ नम ग्रेटर देन 1, बिल्कुल ग्रेटर है, तो ये वाली इफ़ की कंडीशन चलेगी, नम इनटू फैक्टोरियल ऑफ नम माइनस 1। सो नम में क्या है, हमारे पास 4 है। अब हमने क्या किया, 1 से डिक्रीज़ किया वैल्यू को और दोबारा फैक्टोरियल के फंक्शन को कॉल कर दिया। सो क्या होगा, दोबारा एक और फंक्शन रैम में आ जाएगा, ये वाला, लेकिन इसमें 3 हमने पास कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 ग्रेटर देन 1 है बिल्कुल। सो दोबारा रिटर्न होगा हमारे पास ये वाला फंक्शन। नम में हमारे पास क्या था, 3 इंटू फैक्टोरियल, फैक्टोरियल फंक्शन है, दोबारा ये फंक्शन कॉल होगा और हम यहाँ पे 2 को पास करेंगे। सो ये पेंडिंग स्टेट में चला जाएगा ये वाला फंक्शन, और एक और फंक्शन रैम में आ जाएगा और यहाँ पे 2 की वैल्यू पास हो जाएगी, नम ग्रेटर देन 1 बिल्कुल। सो क्या होगा, फैक्टोरियल का फंक्शन दोबारा कॉल होगा और इसमें हम पास करेंगे 1 को। अब ये वाला फंक्शन क्या होगा, रैम में आएगा और यहाँ पे हमने पास किया था 1 को। सो फर्स्ट हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, क्यों, नम ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 ग्रेटर देन 1, तो कंडीशन ये हो जाएगी यहाँ पे फॉल्स, और हम आ जाएंगे एल्स में। एल्स में हमारे पास क्या है, रिटर्न 1। सो यहाँ से क्या होगा, 1 रिटर्न होगा और कहाँ जाएगा, जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ था, ये फंक्शन कॉल हुआ था यहाँ से। सो 1 की वैल्यू इस फैक्टोरियल वाले फंक्शन की जगह पे आ जाएगी
और नम में हमारे पास यहाँ पे क्या था 2, 2 into 1 फिर रिटर्न होगा 2 into 1 हमारे पास क्या होगा 2 और वो रिटर्न हो के वापस जाएगा इस फंक्शन पे। और यहाँ पे हमारे पास नम की वैल्यू क्या थी 3, 3 into 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 6। सो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 6 और 6 रिटर्न होके जाएगा वहाँ पे जहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ था। सो हमारे पास यहाँ पे 4 थी वैल्यू नम की और रिटर्न हुआ है यहाँ पे हमारे पास 6, 4 into 6 हमारे पास हो जाएगा 24 और वो रिटर्न होके जाएगा मेन फंक्शन के पास और मेन फंक्शन पे यहाँ पे हमें प्रिंट होके मिलेगा फैक्टोरियल ऑफ 4 इज इक्वल टू 24। मेरे ख्याल में बिगनर्स को ये रिकरियन वाला कंसेप्ट जो है ना काफ़ी मुश्किल लगता है, बट जो एक्सपीरियंस डेवलपर्स हैं वो इसे ज़्यादातर यूज़ करते हैं। आप क्या कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी हैं जिन्हें आप रिकरियन की बजाय लूप से भी हैंडल कर सकते हैं। सो फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक पहले भी प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें हमने लूप को यूज़ किया हुआ है। अगर आप वो प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। सो अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को डेव C++ में रन करते हैं। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं सो हमें यहाँ पे शो हो रहा है इंटर अ नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल। यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ 4। सो फैक्टोरियल ऑफ 4 इज इक्वल टू 24। हम एक और नंबर इंटर करके देखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं 5 का फैक्टोरियल लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ 5। तो हमें यहाँ पे शो हो रहा है फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू 120। सो मैं ट्राई करूँगा कि रिकरियन से रिलेटेड मैं कुछ और प्रोग्राम्स भी बनाऊँ ताकि आपको रिकरियन का कंसेप्ट ठीक तरह से समझ में आ जाए। सो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।